बच्चों, मैं मीरा अंबोरे अपने हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम दूसरा पाठ सीखेंगे जिसका नाम है स्मृति। श्री राम शर्मा जी का यह पाठ है। चलो जानते हैं श्री राम शर्मा जी का जीवन परिचय। श्री राम शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी में किरथरा ग्राम मक्खनपुर में 23 मार्च सन 1892 को हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा मक्खनपुर में करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। श्री शर्मा जी शिकार साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखक थे। वास्तव में उनका लेखन इस दिशा में किया गया सर्वप्रथम किंतु सफल प्रयास है। श्री राम शर्मा को प्रथम रेखा चित्रकार कहा जाता है। इन्होंने महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में भी सहयोग किया था। लंबी बीमारी के बाद सन 1967 ईस्वी सन में उनका देहांत हो गया था। चलो पाठ के और चलते हैं। सन 1908 ईस्वी सन की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिला एक जाड़ा पड़ रहा था। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसीलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैंने झरबरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने ज़ोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसीलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो, पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पीटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाए। ये बड़ी ज़रूरी है। यहाँ पर लेखक जो है श्री राम शर्मा जी, वह अपने बारे में यहाँ पे जो उन्हें एक घटना अपने भाई के साथ घटित हुई थी उसके बारे में वह बताना चाह रहे हैं और उसकी याद उन्हें आती है। तो वो जो एक घटना थी जो घटित हुई थी उसके बारे में यहाँ पे इस पाठ में उन्होंने बताया है। तो उन्होंने बताया कि 1908 ईस्वी सन की यह बात थी कि वहाँ पर दिसंबर का आखिरी या जनवरी का क्या है प्रारंभ होगा, यानी ठंड के दिन होंगे। चिल्ला यानी कड़ी सर्दी होगी। चिल्ला का अर्थ क्या है? कड़ी सर्दी। जाड़ा पड़ रहा था और वहाँ पे 2-4 उसी दिनों में क्या हुआ, बूंदाबांदी हो गई थी, यानी 2-4 बारिश की छींटे वहाँ पे कहीं पे गिर गए होंगे। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ पे थी और ठंड इतनी बढ़ गई थी कि शाम के 3-4 बजे गए होंगे। तब वहाँ पर वह अपने साथियों के साथ झरबरी के बेर तोड़कर खा रहे थे। झरबरी यानी झाड़ियों में जो छोटे छोटी झाड़ियाँ रहती है बेरों की, वहाँ जाकर वो क्या कर रहे थे, बेर खा रहे थे। गांव के पास एक आदमी था। उसने उन्हें क्या है ज़ोर से पुकारा कि तुम्हारा भाई बुला रहा है। एक वहाँ पे गांव के पास जो आदमी था तो उसने क्या कहा कि तुम्हारा भाई जो है तुम्हें शीघ्र ही बुला रहा है, तुम क्या करो, घर को लौट जाओ। तो वहाँ पे उनके साथ में वहाँ पर एक उनका छोटा भाई भी था। तो उन दोनों को ये डर लगा कि अभी हमें वो बड़े भाई से बहुत डरते थे, तो उन्हें लगा कि हमने कुछ गलती तो नहीं की, हमें पक्का किसी न किसी वजह से अभी मार पड़ने वाली है। ये आशंका उन दोनों को थी। तो आशंका थी यानी उनको डर था। तो वो डरते डरते ही अपने घर में घुसे। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो। उनको एक डर था कि अगर हमने कहीं वहाँ पे झाड़ियों में अपने मित्र के साथ या अपने साथियों या अपने सहपाठियों के साथ मिलकर जो बेर तोड़े और खाए, उसकी वजह से तो हमें पेशी न हो, यानी हमें सज़ा ना मिले, ऐसा डर उन्हें लग रहा था।
पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ। और जब वो घर लौटे तो घर में आने के बाद उन्होंने देखा कि अब उनका जो बड़ा भाई है वो पत्र लिख रहा था, तो उनका डर कम हुआ कि नहीं, अभी हमें बेर खाने की वजह से या बेर की वजह से मार नहीं पड़ेगी। तो फिर हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ, तेज़ी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाए, ये बड़ी ज़रूरी है। वहाँ पर उनके बड़े भाई ने उन्हें एक काम सौंपा कि ये क्या करो, मैंने जो चिट्ठियाँ है ये चिट्ठी तुम जाकर क्या करो, मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ, क्योंकि वहाँ पे जो उनका जो डाक खाना होगा वो बंद होगा या कुछ समस्या होगी वहाँ पर, तो दूसरे जगह पे जाके उनको क्या है, डालने के लिए बोला, मक्खनपुर डाक खाने में डाला हो, तो तेज़ी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाए, ये बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि आज ही शाम में जो पोस्टमैन है वो लेकर जाएगा, तो आप क्या करो, वो पोस्टमैन लेकर जाने से पहले ही जल्दी जल्दी जाकर यह चिट्ठियाँ है डाक खाने में डालकर आओ, ऐसा उनके बड़े भाई ने उन्हें कहा। तो जाड़े के दिन थे, 30 पर हवा प्रकोप से कपकपी लग रही थी, हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर में निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना उस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वहाँ हो चुका था। अभी यहाँ पर जाड़े के दिन थे, यानी सर्दी के दिन थे, कड़ी सर्दी थी। तो 30 पर हवा के प्रकोप से क्या हो रहा था, बहुत कपकपी, बदन में बहुत कपकपी चढ़ रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। मज्जा तक यानी हड्डी के भीतर भरा हुआ मुलायम जो पदार्थ रहता है उसे क्या है कहते हैं, मज्जा कहते हैं। तो जो हवा है हड्डियों से अंदर घुसकर वो मज्जा तक पहुंचकर ठंड लग रही थी, पूरा शरीर ठंडी से काँप रहा था। इसीलिए हमने कानों को क्या किया, धोती से बांध दिया। वहाँ पे लेखक क्या कहते हैं कि हमने क्या किया, कोई जब हमें ठंडी लगती है तो हम कानों को अगर बांध देते हैं तो हमारे शरीर में ठंडी कम हो जाती है, या हमारे शरीर में ठंड नहीं लगती है। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, कानों को धोती से बांध दिया। माँ के भुजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। उनके माँ ने क्या किया, भुजाने के लिए यानी क्या, भुनौना, भुजाने यानी भुनौने के लिए, बुनाते हैं ना हम, चने बुनाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए और बुझाने के लिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े, और दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर निकल पड़े। पहले के ज़माने में हाथ में, गांव में जब जंगल से रास्ता जाता था तो वो क्या करते थे कि अपने हाथ में डंडा पकड़ के चलते थे, ताकि कोई समस्या आए रास्ते से, तो या कुत्ता, बैल, घोड़ा कुछ भी आए बीच में, तो वह उनके सेफ्टी के लिए या वो अपने हाथ में डंडा रखते थे। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं है। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वहाँ हो चुका था। इसका मतलब अगर रास्ते में बीच में सांप वाप कुछ भी दिखाई दिया तो उसको मारने के लिए आसानी होती है। जब वो वहाँ पे लेखक कहते हैं कि बबूल के डंडे में जितना मोह था यानी जितना प्रिय था उतना आजकल राइफल भी प्रिय नहीं है। राइफल यानी बंदूक। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए यानी लेखक का कहना है कि मेरे डंडे ने बहुत सारे सांपों को भी मारा है। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम जुरे जाते थे। इस कारण वह मुख डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की और तेजी से बढ़े लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेब न थी। वहाँ पर वह मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच में पड़ने वाले आम के जो पेड़ थे वहाँ प्रतिवर्ष क्या होता था, आम वहाँ से तोड़े जाते थे। झुर्रे यानी क्या, तोड़ना। तो इस कारण वह मुखडंडा सजीव सा प्रतीत होता था।
और प्रसन्नवद हम दोनों मक्खनपुर के, और यानी लेखक और उनके भाई जो है हसमुख प्रसन्न चेहरा लेकर वहाँ से, प्रसन्नवद यानी प्रसन्न चेहरा लेकर वहाँ से वो दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को लेखक ने क्या किया, टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में उनके जेब नहीं थी, इसलिए उन्हें वो टोपियों में वो चिट्ठियाँ रखनी पड़ी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा हुआ था। उसमें पानी न था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही है। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बनकर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उजकने की सूझी। सबसे पहले उजकने वाला मैं ही था। कुएं में झाँककर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उसको सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसक कर से ऐसे चकित हो गए हो जैसे किल्लोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उछलकर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कहाए लगाए। अभी यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हम दोनों भाई जो है उछलते कूदते ही एक कुएं के पास पहुँच गए। एक सांस में ही वो गांव का जो कुआं है जहाँ पर सांप गिरा हुआ था, और जो वो स्कूल जाते वक्त जो अपने सहपाठियों के साथ वहाँ पे उस कुएं के पास वह झाँक कर देखते थे, तो उस कुएं में एक सांप गिरा हुआ था, और वह सांप बहुत भयंकर और काले रंग का था। वो जो कुएं के बारे में जो लेखक बता रहे हैं, वो कुआं कच्चा था, यानी वो पक्का बंधा हुआ नहीं था, ईंटों से तैयार किया हुआ नहीं था, तो वो कच्चा था। उसके अंदर पानी भी नहीं था। उसमें न जाने सांप कहाँ से गिर गया था। कारण कुछ भी हो, किस तरह से गिरा था, पर उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। यानी 2 महीने पहले ही उन बच्चों ने देखा था कि वह कुएं में सांप गिरा हुआ है। बच्चे नटखट होते हैं। मक्खनपुर जाने वाली जो उनकी जो टोली है पूरी बानर टोली थी। टोली थी नहीं, यानी वो बानर जैसे ही हरकतें करते थे, मौज मस्ती करते हुए उनकी टोली बनी थी, जो एक साथ स्कूल जाते थे। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उजकने की सूझी। यानी वो स्कूल जाते जाते उनको एक दिन क्या हुआ, उन्होंने उसमें उचकना यानी क्या, पंजे के बल उचक कर झाँकना, यानी झाँक कर उन्होंने देखा कि उस कुएं में क्या है। सबसे पहले उचकने वाला कौन था, तो लेखक था। कुएं में झाँककर एक ढेला फेंका तो उसकी आवाज़ कैसे आई, कैसे आती है, यह देखने के लिए उन्होंने उस कुएं में एक ढेला फेंका। उसके सुनने के बाद बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। यानी हम बोलने के बाद प्रतिध्वनि जो होता है वो पलट कर आता है या नहीं आता है, यह उनको लेखक को देखना था। प्रतिध्वनि क्या, किसी शब्द के उपरांत सुनाई पड़ने वाला उसी से उत्पन्न शब्द गुज। यानी हम जो एक कोई भी चीज़, कोई भी नाम लेते हैं तो उसका प्रतिध्वनि यानी वो वापस वही हमारे कान पे उसके बाद सुनाई देनी पड़ती है, दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। तो कुएं के किनारे खड़े हुए सब बालक पहले तो उनकी इच्छा थी कि यह सुनने की उनकी इच्छा थी, पर कुएं में जो ही ढेला गिरा तो ही एक फुसक कर
फुसक्कार सुनाई पड़ी। फुसक्कार यानी उसके अंदर जो सांप था उसने फुस किया होगा तो उसकी आवाज़ उनको सुनाई दी। तो कुएं के किनारे खड़े हम जो सब बालक थे पहले तो फुसक्कार से ऐसे चकित हो गए जैसे किल्लोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। किल्लोले करता हुआ यानी क्रीड़ा करता हुआ जो मृग समूह है, मृग समूह यानी हिरण का जो समूह रहता है हिरण का, वो उनके समीप जब कुत्ते के भौंकने से वो लोग चकित हो जाते हैं कि कोई उनको पकड़ने वाला तो नहीं है या उनका शिकार करने वाला हिरण के समूह का शिकार करने वाले जो कुत्ते हैं वो जिस तरह से भौंकते हैं वो लोग तो नहीं हैं, मतलब वो उनके भौंकने से कैसे चकित होते हैं उस तरह से वह चकित हो गया है। उसके उपरांत सभी ने उछल कर एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाए। यानी जो उन्होंने उसको उछल कर क्या किया, एक ढेला फेंका और कुएं से जो आने वाली क्रोधपूर्ण फुसक्कर है उस पे वो कह कहा है, यानी जो अंदर से जो सांप की आवाज़ आई फुसक्कर की उससे वह कह कहा है। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक ही से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। यह रोज़ाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसक्कर करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था, इसीलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसक्कर सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा मेरे पीछे से ऐसे ही लिया जैसे बड़े मूर्ख शावक के पीछे एक छोटा मूर्ख शावक हो लेता है। अभी यहाँ पर गांव से मक्खनपुर जाते हुए लौटते समय क्या हुआ, प्राय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे, यानी जो लोग वो जो वहाँ से आते थे वो वहाँ पे क्या है रोज़ ही वो लोग उसमें ढेले डालते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था, यानी कि कहीं उसके अंदर उनको डर था कि उसके अंदर उनकी टोपी ना गिर जाए। वह अपने एक हाथ से टोपी पकड़ते थे और लेखक जो है और दूसरे हाथ से वह ढेला उसके अंदर फेंकते थे। ये रोज़ाना सा उनकी आदत हो गई थी। सांप से फुसकाकर करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। ढेला डालने के बाद सांप जब फुस करता था, आवाज़ आती थी, तो उनको लगता था कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इसीलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसक सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। और उनको क्या लगा अभी ये कि उनकी जो प्रवृत्ति थी कि ढेला डालो और वो उसकी फुसक्कार सुना, तो वह प्रवृत्ति उनकी क्या हो गई, जागृत हो गई, जाग गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे ही लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। यानी मैं जैसे चल पड़ा उसके मेरे पीछे मेरा छोटा भाई इस तरह से चला कि जो मृग शावक यानी जो छोटा हरिण के पीछे छोटा उसका भाई या छोटा मृग शावक या छोटा हिरन जो है छोटा, वह उसके पीछे हो लेता है यानी चला जाता है, वैसे ही मेरा भाई मेरे पीछे पीछे चला आया। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसक कर मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति से चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गई। मेरे तो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ाने के लिए एक झपटा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, पर वे तो पहुँच से बाहर हो चुकी थी।
उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सांप के फुसकार कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं है। क्योंकि लेखक कहते हैं कि अभी तक उनको ये बात स्मरण नहीं है कि आखिर क्या हुआ था। मैंने जो ढेला है जो फेंक कर मारा था वो सांप को लगा कि नहीं, उसने आवाज़ की थी कि नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। यहाँ पे उन्होंने टोपी को जब भी वो टोपी को एक हाथ से पकड़ते और कुएं में दूसरे हाथ से ढेला डालते, तो उन्होंने वैसी ही कोशिश की। पर अभी क्या हुआ कि टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ गिरकर क्या हो जाती है, वो कुएं के अंदर गिर जाती है। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है। यानी अचानक जैसे ही हिरन का वहाँ पर घास चर रही है और घास चरते समय अकस्मात ही यानी अचानक ही उस हिरन को गोली लग जाती है और गोली लगने के कारण वह वहीं पे गिर जाता है और उसकी जान निकल जाती है और वह तड़पते रह जाती है। उसी की भांति यहाँ पर चिट्ठियाँ जिस तरह से टोपी से निकल गई और वह तभी लेखक कहते हैं उसी तरह मेरी भी जान वहाँ पर निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपटा भी मारा, ठीक वैसे ही जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देखकर उस पर हमला करता है। यहाँ पर लेखक कहता है कि जब चिट्ठियाँ वो कुएं के अंदर गिर रही थी तब मैंने झपटा मारा कि वो मेरे हाथ में पकड़ में आ जाए, वो कुएं के अंदर ना गिरे, पर मैं उनको बचा नहीं पाया। मेरी हालत उस तरह हो गई थी जैसे कि एक घायल शिकारी रहता है और उसका शिकार अगर पेड़ पर चढ़ रहा है तो उस पर हमला करता हुआ जिस तरह से शेर उसे पकड़ना चाहता है, मेरी भी हालत उसी तरह से वहाँ पर हो गई और पर पहुँच से बाहर हो चुकी थी और उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। और अगर उनको पकड़ने के चक्कर में वो लेखक कहते हैं कि मैं खुद घबराहट के कारण कुएं में वहाँ पे गिर गया होता। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। छोटा भाई ढांडे मार कर और मैं चुपचाप आंखें दबा कर पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पीटने के भय और उद्योग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही न था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी काँप जाता था। सच बोलकर पीटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने के आए, देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, पर पीटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। यहाँ पर कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, यानी वहाँ पे कुएं के पास बैठकर उनके लेखक के छोटे भाई और लेखक क्या कर रहे थे, रो रहे थे।
ज़ोर ज़ोर से, ढांडे यानी ज़ोर ज़ोर से रोना, ढांडे मारकर ज़ोर यानी ज़ोर ज़ोर से वह वहाँ पर रो रहे थे। और लेखक कहते हैं कि मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराश पीटने के भय और उद्योग से रोने का उफान आता था। यानी उन्हें ऐसा डर था कि अभी अगर हम घर जाएंगे और बड़े भाई को ये बात बताएंगे तो वह हमें पीट देंगे। तो ये पीटने के डर से उन्हें वो जो उनके उनके अंदर जो बेचैनी थी, उद्योग का अर्थ है बेचैनी और घबराहट, उनके अंदर जो घबराहट और बेचैनी थी वो उसका क्या है, उफान आ रहा था, यानी वो रो रहे थे। पलकों के ढकने के भीतर भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। यानी उन्होंने उनको खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। माँ की गोद की याद आती थी, उन्हें ऐसा लगता था कि जाकर माँ के गोद में बैठ जाऊँ, यानी उन्हें माँ की वहाँ पर याद आ रही थी। उनका जी चाहता था कि माँ के छाती को आकर चिपक जाए और माँ से लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दिए जाए। उनको लगता था कि क्या करे, माँ को जाकर बताए, या फिर एक बार उनका वो ऐसे सोच रहे थे कि उनका ऐसा वो ऐसे सोच रहे थे कि वो जो कुआं है उसमें मिट्टी डालकर वह दबा ही दे। फिर चिट्ठियाँ तो और भी लिखी जा सकती है, पर उस समय वह घर जाकर अपने भाई को बोल दे कि हाँ, हमने चिट्ठियाँ भेज दी, पर तब उनको झूठ बोलना नहीं आता था या वो झूठ बोलना नहीं जानते थे। और घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती, यानी जो सच बोलते कि कुएं में चिट्ठियाँ गिर गई तो उनको मार पड़ती, और मार के डर से वह झूठ बोलना नहीं चाहते थे। ख्याल से शरीर ही नहीं मन काँप जाता था कि सच बोलकर पिटने की भाई भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। यानी झूठ नहीं बोल सकते थे मार के डर से, और सच बोल देते तो मार पड़ जाती, और झूठ लेखक नहीं बोलना चाहते थे, तो इसी वजह से वह वहाँ पर बैठकर क्या है, रो रहे थे, सिसक कर रो रहे थे। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने आए, देर हो रही थी, और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था, यानी दिन निकल जा रहा था। बैठे बैठे 15 मिनट हो गए, कुछ कर ना पाए, और दिन पूरा निकल जा रहा था, यानी शाम होने आई थी। तो कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, ऐसा लगता था कि यहाँ घर ना जाए, यहाँ से कहीं दूर भाग जाए ताकि ये सब छिप जाए। पर पीटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी, यानी मार खाने का भय उनके मन में था कि अगर हम यहाँ से कहीं और भी जाएंगे तो ये बात पता चल जाएगी तो मार पड़ेगी, और जिम्मेदारी भी थी दुधारी, यानी दोनों तरफ से धार वाली, यानी 2 धारों वाली। इधर जाए तो भी समस्या, उधर जाए तो भी समस्या, झूठ बोले तो भी समस्या, सच बोले तो भी समस्या, ऐसी उनकी हालत हो गई थी वहाँ पर लेखक की। तो चलो आज के वीडियो में ये पाठ यही तक, आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।